पूरे देश के अंदर दलितों की पिटाई चल रही है। मूछ रखने पर, घोड़े चढ़ने पर हमें पीटा जा रहा है। मतलब घर में स्पीकर बजाकर नाचने पर भी हमें पीछे वाले गाड़ी लेकर आते हैं जो सिविल वर्दी में है, और आकर वहाँ पर उनकी खड़ी हुई बाइक के अंदर वो टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने के बाद वो उनसे जाति सूचक शब्दों का संबोधन करते हुए वो उनको गाली देते हैं, और तरह तरह के जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल करते हुए पूरे समाज का अपमान करते हैं। वो उनको पीटना शुरू कर देते हैं। कम से कम 5-7 गाड़ियां पुलिस वालों की वहाँ पहुँचती है, और पहुँचने के बाद वो बिना सोचे समझे उस पीड़ित परिवार को पीटना स्टार्ट कर देती है। बच्चे को मारकर छत से फेंक देते हैं। एक बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता है, दूसरा बच्चा उसकी टांग टूट जाती है। जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, जघन्य तरीके से पीटा जाता है। उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता है। मना कर दिया एसपी से लेके आईजी तक कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिख। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बाहर से लाइव आया, मैंने वहाँ पर किशन बेदी जो मंत्री थे उन मंत्री को ये बोला, आपके ऊपर ये ब्लेम लग रहा है। 8 लाख रुपए देकर पीड़ित परिवार को समझौता कराना चाहते हैं। हम लोग इस समझौते से कतई भरोसा नहीं करते, और हम लोग आपकी बात पे कतई विश्वास नहीं करते। 7 जुलाई की रात को हमारे दलित समाज के बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे थे। जो बच्चे अपना जन्मदिन मना रहे थे, जन्मदिन मनाने के बाद वो लोग अपने घर से स्पीकर निकालकर स्पीकर बजा रहे थे घर के सामने। जब वो स्पीकर बजा रहे थे तो दो पुलिस वाले गाड़ी लेकर आते हैं जो सिविल वर्दी में है, और आकर वहां पर उनकी खड़ी हुई बाइक के अंदर वो टक्कर मारते हैं, और टक्कर मारने के बाद वो उनसे जाति सूचक शब्दों का संबोधन करते हुए वो उनको गाली देते हैं, और तरह तरह के जाति सूचक शब्द के इस्तेमाल करते हुए पूरे समाज का अपमान करते हैं। और अपमान नहीं करते, वो उनको पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लोग 2 होते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग 2 लोग हैं। वो कह सुन के वहां से चले जाते हैं, और जाने के बाद वो लोग इकट्ठा होकर आते हैं। कम से कम 5-7 गाड़ियां पुलिस वालों की वहां पहुंचती है, और पहुंचने के बाद वो बिना सोचे समझे उस पीड़ित परिवार को पीटना स्टार्ट कर देती है। और इतना पीटती है कि वो एक बच्चे को मारकर वो छत से फेंक देते हैं। एक बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता है, दूसरा बच्चा उसकी टांग टूट जाती है। और वहां पर जो लड़कियां थी, जो महिलाएं थी, उन सबको इतना जघन्य तरीके से पीटा जाता है कि उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता है। उसके बाद जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर चलती है, और चलने के बाद 8 तारीख को तमाम लोग सिविल हॉस्पिटल में, जो हिसार का सिविल हॉस्पिटल है, तमाम लोग वहां पे इकट्ठा होते हैं। जब सिविल हॉस्पिटल में इकट्ठा होते हैं तो सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैलती है। जब यह बात आग की तरह फैलाई जाती है तो हम जैसे लोग उस खबर को देखते हैं, और देखने के बाद तमाम सोशल एक्टिविस्ट एक्टिव होते हैं कि इतना बड़ा कांड, पूरे देश के अंदर दलितों की पिटाई चल रही है। मूछ रखने पर, घोड़े चढ़ने पर हमें पीटा जा रहा है, और अब तो मतलब घर में स्पीकर बजाकर नाचने पर भी हमें पीटा जा रहा है। तो तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, और हम लोग अपना धरना प्रदर्शन स्टार्ट करते हैं। जब ये घटना 7 तारीख की थी, और 7 तारीख के बाद 8 तारीख से जो है धरना प्रदर्शन स्टार्ट होता है। जब धरना प्रदर्शन स्टार्ट होता है तो वहां के लोकल विधायक, वहां पर लोकल मंत्री, जो समाज कल्याण मंत्री हैं, वो दलित समाज से आते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन एक भी मंत्री, एक भी विधायक ऐसा नहीं था जो उस पीड़ित परिवार के पास पहुंच सके। जब ये घटना को 3 दिन गुजर जाते हैं, हम लोग 11 तारीख को, 10 तारीख को, 9 तारीख को हम लोग बैठते हैं, और ये आह्वान करते हैं कि हमारी बात ना वहां पर मंत्री सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना वहां की सरकार सुन रही है। तो हम लोग इकट्ठा होकर 11 तारीख की कॉल देते हैं कि 11 तारीख को हम लोग बड़े पैमाने पर हिसार में प्रदर्शन करेंगे। और हम लोगों ने 11 तारीख को पूरे हिसार के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट हमने जो आईजी ऑफिस था, आईजी ऑफिस के बाहर तक हम लोग उस प्रोटेस्ट को ले गए। वो प्रोटेस्ट था हमारा अर्धनगर प्रोटेस्ट। आधे नंगे होकर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और जब प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोगों ने सरकार को दिया दिखाने का काम भी किया।
लेकिन हिसार के जो आईजी थे, जो डीजीपी थे, जो डीआईजी थे हिसार के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया एसपी से लेके आईजी तक कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखूंगा। उन्होंने बात साफ शब्दों में स्पष्ट कर दी कि मैं तुम्हारी ये बात नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। एक बार नहीं, उन्होंने 4 बार इस बात पर जोर दिया कि मैं तुम्हारा मुकदमा किसी भी कीमत पर लिखूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे लोग दोषी हैं। तो हमने पूछा आप कौन होते हैं दोष को सिलेक्ट करने वाले? वो काम कोर्ट का है, उसके बावजूद भी हमारी एफआईआर लिखी नहीं गई। और जब ये बात हम लोगों ने दिल्ली आए, हम लोग 11 तारीख के बाद, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए, जब 11 तारीख को ये बात मैंने इंडियन दलित फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर संजीव कुमार साहब, जो जज की नौकरी छोड़कर, जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उस जज की नौकरी को छोड़कर इस समाज के लिए त्याग कर कर, अभी उनके 7 साल बाकी थे, लेकिन उन्होंने 7 साल की परवाह नहीं करी और नौकरी पर रिजाइन देकर, और वो लोग इस मैदान में दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए आए। तो जैसे ही मैंने संजीव साहब से बात करी, मैंने संजीव साहब को मामले गंभीरता बताई, मगर सर ये मामला इतना गंभीर मामला है, तो संजीव साहब ने तुरंत ये बात रखी कि लाखन जी हम खुद हिसार चलेंगे आपके साथ और वहां पर मौका मुआयना कर कर और इस कोर्स को दिल्ली और चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे। तो यह बहुत बड़ी बात माननीय संजीव कुमार साहब ने कही, और कही नहीं, इसको पूरा भी किया। और फिर हम लोग 11 तारीख का धरना जब वहां पर था, हम लोगों ने एक दिन दिल्ली आकर पूरी तैयारी करी, और तैयारी करने के बाद हमने ये बात धरने पे कही थी। 11 तारीख के धरने पर हम लोगों ने बात कही थी, गहलोत जी हमने हिसार के अंदर ये बात कही, हमने कहा अगर हिसार के अंदर कोई वकील हो तो आप लोग इस मामले को कोर्ट में लेके जाइए, अगर हिसार में नहीं है तो कोई वकील हरियाणा में हो तो वो इस बात को हाई कोर्ट में लेके जाइए। लेकिन ना तो हिसार से ना कोई हरियाणा से कोई ऐसा एडवोकेट हमें नजर आया, सामने आया कि जिसने इस मामले को समझाओ। तो हमने उनसे बात रखी कि अगर दिल्ली वाले बीच में आएंगे तो फिर ये मत कहना कि दिल्ली वाले आए और दिल्ली वाले भाई खामखा चौधरी बन रहे हैं भाई। जब उन्होंने किसी ने बात नहीं रखी तो हम लोगों ने वहां चैलेंज किया, और चैलेंज के साथ डंके की चोट पर हम लोग इस मामले को चंडीगढ़ हाईकोर्ट लेकर पहुंच गए 14 तारीख को। और मैं आप लोगों को बता दूं, यह चंडीगढ़ हाईकोर्ट का, यह हाईकोर्ट का प्रेशर था कि वो हरियाणा सरकार जो वो झुकी है, आप लोगों की ताकत थी, जो लोग धरने पर बैठे थे, पूरा देश से मुझे फोन आने स्टार्ट हुए जैसे मैं चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बाहर से लाइव आया। और लाइव आने के बाद मैंने वहां पर किशन बेदी जो मंत्री थे, उन मंत्री को यह बोला कि मंत्री जी आपके ऊपर यह ब्लेम लग रहा है कि आप 8 लाख रुपए देकर पीड़ित परिवार को समझौता कराना चाहते हैं। हम लोग इस समझौते से कतई भरोसा नहीं करते और हम लोग आपकी बात पे कतई विश्वास नहीं करते। और हम लोगों ने इस मामले को हाई कोर्ट में लगाया साथियों। जब यह मामला हाई कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चलने के बाद जैसे हम लोगों ने नंबर, हाई कोर्ट का नंबर, रिट पिटीशन का नंबर हमने अपनी लाइव में आकर ओपन कर दिया कि तमाम वो लोग हमारा नंबर नोट कर ले कि हम लोग हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और सरकार को जवाब देना पड़ता। हाई कोर्ट के अंदर एक कॉपी जो है वो सरकार को जाती है, और जब एक कॉपी सरकार को जाती है तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब एक कॉपी सरकार के पास गई और सरकार के हाथ पैर फूल हुए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट हमारे फेवर में थी, और जब वो हमने लगाई, जैसी कॉपी सरकार को गई, सरकार वहां पर आनंद फानन के अंदर पूरी सरकार हिल गई। और पूरी सरकार हिलने के बाद जो मंत्री जी थे किशन बेदी जी, उन्होंने अपने घर पर मीटिंग बुलाई और वहां की कमेटी के लोगों को लिया, और कमेटी को लोगों को ले जाने के बाद जो उन्होंने वहां मीटिंग में कही, धरने पे बात कही, और उस मीटिंग के अंदर उन लोगों को ले जाकर सीएम ऑफिस ले जाया गया, नयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री से मिलवाया गया, और मुख्यमंत्री से मिलवाने के बाद उन लोगों को बताया गया, क्या बताया गया कि आप लोगों की एफआईआर कर ली जाती है। वो लोग बड़े खुश होते हैं, वो लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारा मुकदमा दर्ज हो गया। अभी गहलोत जी ने बताया आपको कि हम इस मुकदमे से कतई संतुष्ट नहीं है, और हम भी इस मुकदमे से कतई संतुष्ट नहीं है। यह मुकदमा सिर्फ इस आंदोलन को कुचलने काम किया। इस मुकदमे ने वो अज्ञात के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, और अज्ञात के अंदर जब यह मुकदमा दर्ज किया गया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, इसके अंदर अज्ञात का नहीं, इसके अंदर यह मुकदमा बाय नेम मुकदमा लिखा जाना था। जब यह मुकदमा बाय नेम नहीं लिखा गया, उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि भाई अज्ञात के अंदर एफआईआर की जा रही है। साथियों, जब अज्ञात के अंदर एफआईआर की गई तो हमने उनसे पूछा,
वहां के लोगों से चर्चा करी, मगर अज्ञात के अंदर एफआईआर आप लोगों ने कर ली है। क्या अज्ञात के अंदर हमें न्याय मिलेगा? क्या अज्ञात के अंदर जो पुलिस वाले मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वीडियो देखने के बाद क्या उसके अंदर कोई अज्ञात है? अरे मैं आप से पूछना चाहता हूं, क्या उसके अंदर कोई अज्ञात है? वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाले पीट रहे हैं। उसके बाद भी ये एफआईआर अज्ञात में की गई, जो हमें कतई मंजूर नहीं है साथियों। उसके बाद जब अज्ञात में एफआईआर हुई, तो अज्ञात में एफआईआर होने के बाद, और एफआईआर कब हुई? एफआईआर हुई 17 तारीख को। आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 7 तारीख को झगड़ा, और एफआईआर कब हो रही है? 17 तारीख को। और 17 तारीख को भी जब एफआईआर हुई, जब लोग रोड पर उतरे, जो रोड पे उतरे, हम जैसे लोग कोर्ट पहुंच गए, माननीय संजीव कुमार साहब ने मैं चैलेंज किया कि हम लोग न्याय दिलवा के रहेंगे आप लोगों को, तब जाकर यह अज्ञात में एफआईआर हुई। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, जो उसके अंदर सेक्शन लगे हैं, और उसके अंदर सेक्शन जो लगे हैं, वो कतई भी, वो बिल्कुल बकवास सेक्शन है। और कैसे सेक्शन है? क्योंकि जो पे जो लोग लाइव कर रहे हैं, मैं समझाने देना चाहता हूं हिसार के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी, इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने ये एफआईआर करवाई है, उसके अंदर सेक्शन कतई ठीक नहीं है। मैं बता दूं आप लोगों को साथियों, उसके अंदर सेक्शन क्या लगने चाहिए, लीगल तौर पे उसके अंदर सेक्शन क्या लगने चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग उस मामले को लीगल लड़ रहे हैं। तो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को कि इस मंच के माध्यम से कि आप लोगों को सेक्शन कौन से लगने चाहिए। साथियों जो एफआईआर हुई उसका नंबर है 466, आप लोग नोट कर सकते हैं। 466 उसका नंबर है, और 466 के अंदर उन्होंने 4-5 सेक्शन लगाए हैं। जब ये 4-5 सेक्शन लगाए, उस सेक्शन के अंदर क्या क्या ऐड होना चाहिए था, मैं आपको बताना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। साथियों इस सेक्शन के अंदर 61 का 1 सेक्शन जो बीएनएस है, उसका 61 का 1 ऐड होना चाहिए था। 74 ऐड होनी चाहिए थी। 103 का 1 वो उन्होंने लगाई है, वो उसके अंदर ऐड है। उसके बाद इसके अंदर 109 का 1, इसके बाद 115 का 2, इसके बाद 117 का 2, इसके बाद 118 का 1, इसके बाद 118 का 2, उसके बाद 140 का 1, उसके बाद 238 का 1। यह तो बीएनएस की धारा थी जो उसके अंदर ऐड होनी चाहिए थी। और उसके बाद जो इसके अंदर एससी एक्ट लगा साथियों, उसके अंदर भी इन्होंने बिल्कुल जरा सी धारा, बिल्कुल मिनिमम धारा, मैं समझता हूं कि एससी एक्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।